फ्रेंड्स वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे न्यू एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है, इसका क्या एस्पेक्ट है, और किसी कंपनी में जब हम एंटर करते हैं तो ये अक्सर ये इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न क्या होता है, इनसे आप क्या क्या जानते हैं, वो सब चीज़ें इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, अगर इसको देखते हैं और ये आपकी नॉलेज को ज़्यादा एनहांस करेगा, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसको भी देखें। ठीक है, तो देर न करते हुए चलो इसके बारे में बात करते हैं। हमने कोई एग्जांपल लिया है कोई कंपनी के बारे में XYZ, ठीक है, उसका कोई डिवीज़न है, हाइड्रो डिवीज़न। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे आते हैं तो उस केस में क्या वेलकम करते हैं पहले, ठीक है, तो वेलकम टू XYZ लिमिटेड। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या बताएंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस किस सेक्टर में है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है। उसके बाद इसके जो कस्टमर्स है उसके बारे में बताएंगे कि इसमें जो इंडक्शन जो ये ट्रेनिंग है जो हमारी इंडस्ट्री है वो उसके 150 ग्लोबल कस्टमर्स हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसके कितने यूनिट्स या डिवीजन्स हैं, लाइक वो गुजरात, महाराष्ट्र, किसी और स्टेट में भी हो सकते हैं, लाइक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये हमारी जो जिस डिवीज़न में हम एंटर हुए हैं या हमारी ज्वाइनिंग हुई है वो किस सेक्टर में डील करती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो XYZ लिमिटेड है, इसका जो हाइड्रो डिवीज़न है वो हमारा स्पेशलिस्ट केमिकल एंड पेट्रो एडिटिव्स के में डील करती है। फिर है कि उस डिवीज़न में कितने प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उस डिवीज़न में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 प्लांट्स हैं, तो फिर उनके प्लांट्स के नेम बताएंगे कि ये इसके नेम्स हैं। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि उस प्लांट में हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, बेंजीन यूज़ करते हैं, स्टायरीन, ब्रोमीन, इथेनॉल, ये हम इसके रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। फिर इनका फाइनल प्रोडक्ट इसके कौन कौन से इनसे बनते हैं, लाइक नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और जो भी इनसे बनते हुए प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम इनको ब्रीफ करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्योंकि ये सब बताने का बेसिक रीज़न क्या होता है कि जिस तरह के केमिकल्स होते हैं उस तरह के हज़ार्ड इंसान उसके बारे में जानता है कि यहाँ पे ये हज़ार्ड्स हैं, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इस डिवीज़न में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इमरजेंसीज हो सकती है। लाइक XYZ डिवीज़न में, ये हाइड्रो डिवीज़न में कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है। लाइक फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रो एडिटिव्स है, तो पेट्रो एडिटिव्स में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें भी क्लास A, B, C, 3 में से कोई भी हो सकता है, तो इसमें क्या फायर का एक्सप्लोजन हो सकता है। केमिकल स्प्लेस हम लाइक एसिड और बेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे केमिकल स्प्लेस हो सकता है, या और साथ में यहाँ पे गैस यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ ब्रोमीन गैस यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमीन गैस लीकेज हो सकती है। फिर इसमें है कि लेवल ऑफ इमरजेंसी, लाइक लेवल 1 है, 2 है, 3 है। इसमें बात करेंगे कि लेवल 1 क्या होता है। लेवल 1 अगर उस कोई इमरजेंसी होती है, लाइक फायर हो गई, कोई केमिकल हो गया, कोई गैस लीकेज होगी, तो इनमें से अगर उसका इफेक्ट उसी विद इन प्लांट रहता है, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ए प्लांट है, उसका इफेक्ट उसके ये प्लांट के अंदर ही है, ठीक है, उसका कोई केमिकल फैल गया तो उसका इफेक्ट केमिकल का जो है, जो प्लांट ए के लोग ही उसमें सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको लेवल 1 बोलेंगे। अगर लेवल 2 है तो लेवल 2 में क्या होगा कि उसका इफेक्ट एक प्लांट से, यानी कि ए प्लांट से बी प्लांट में अगर जा रहा है, तो यानी कि ए प्लांट के केमिकल से B, C या D कोई भी प्लांट है, उसके पर्सन जो उसमें काम कर रहे हैं उस पर इफेक्ट हो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम लेवल 2 की इमरजेंसी बोलेंगे। मान लीजिए कोई आग लग गई तो उसका आग का इफेक्ट जो भी है वो लेवल उसको जो दूसरे प्लांट है उसमें जा रहा है, तो उसको हम लेवल 2 में कंसिडर करते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसका इफेक्ट जो भी है विद इन अ डिवीज़न, यानी कि जो डिवीज़न बना हुआ है या जो पूरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही है। लेवल 2 में उसका इफेक्ट बाहर बाउंड्री से नहीं जाएगा। जब हम बात करते हैं लेवल 3 की, लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 में कि जो आसपास की कम्युनिटी या उसके आसपास कोई और फैक्ट्री है या कुछ और है, तो अगर उस पर इफेक्ट उसका आता है, ठीक है, तो हम इसको लेवल 3 कंसिडर करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक डिश इसमें इन्वॉल्व होता है, लोकल पुलिस इन्वॉल्व होती है, कलेक्ट्रेट इन्वॉल्व होता है, मीडिया इन्वॉल्व होती है, और भी कई करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सब इसमें, कॉर्पोरेट अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये उसका इफेक्ट, जैसे रोड पे अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो उसमें भी इसमें आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा जिस प्लान में हम काम कर रहे हैं वहाँ का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो हम उसके बारे में बताएंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ये नंबर रखना है, ताकि इन केस कुछ इमरजेंसी होती है तो आप इमीडिएटली उसको कॉन्टैक्ट करके इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिर है असेंबली पॉइंट। ठीक है, असेंबली पॉइंट क्या होता है कि एक सेफ प्लेस होता है जहाँ पे ड्यूरिंग इमरजेंसी हमको गैदर होना होता है। ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी होती है और आप प्लांट से बाहर भाग जाते हैं, वो गलत प्रैक्टिस होती है। उसमें कोई इमरजेंसी हो सकती है या कुछ ऐसा कोई केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है कि जिसमें आपको मेडिकल हेल्प इमीडिएट देनी पड़े, ठीक है, बट आप प्लांट से बाहर चले गए तो उसको पता नहीं होता कि आपके साथ में अब क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके हमको प्लांट में से बाहर नहीं जाना, हमको असेंबली पॉइंट पर जाना होता है। फिर है कि यहाँ पे कितने असेंबली पॉइंट है, कि असेंबली पॉइंट मान लीजिए मैक्सिमम, वो जनरली क्या होता है कि एक असेंबली पॉइंट प्लांट के जो गेट होता है फर्स्ट गेट पे होता है और दूसरा बैक साइड पे होता है, ताकि इन केस ऑफ अपोजिट साइड है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग बच सकते हैं।
फिर हम बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर, यानी कि प्लांट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सर्टिफाइड सर्जन होता है और नर्सिंग स्टाफ होता है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमको सेव करना होता है। फिर इसमें डॉक्टर है, कौन है उसके, डॉक्टर की टीम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं, ठीक है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम डॉक्टर की टीम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सायरन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर आग लगती है तो उसके इसमें 2 टाइम्स अप एंड डाउन का सायरन, यानी कि वेलिंग साउंड इसमें बजता है। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कि 1 मिनट में 2 बार अप एंड डाउन का साउंड बज रहा है, तो इसको ये कि फायर है। इन केस ऑफ केमिकल लीकेज होता है तो 3 टाइम्स अप एंड डाउन का सायरन बज रहा है, तो इट मीन्स ये है कि इसमें केमिकल लीकेज हुआ है, जिससे हमको पता पड़ जाए। फिर इन केस ऑफ गैस रिलीज, अगर कोई गैस रिलीज हुई है तो उसके इसमें 1 मिनट में 4 बार अप एंड डाउन का वेलिंग साउंड बजेगा, तो उससे हमको पता पड़ जाता है कि 1 मिनट में 4 बार बज रहा है, तो यहाँ पे कोई गैस लीकेज हुई है। फिर है, अगर ये सारा कुछ होने के बाद अगर जितने भी पर्सन है असेंबली पॉइंट पहुँच गए, जो सारी सिचुएशन को हमने कंट्रोल कर लिया, सब कुछ ओके हो चुका है, फिर उसके बाद क्या डीप ब्रीफिंग करते हैं सिनेरियो के बारे में कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ, हमने इसको ऐसे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद ऑल क्लियर का साउंड बजेगा, 1 मिनट तक लगातार बजता है। उसके बाद बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन गो विद टू योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, ठीक है। फिर उसमें क्या है, जो भी जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। फिर ही उसी के बाद ही हमको जाना होता है, उससे पहले जाएंगे तो उस केस में कुछ इमरजेंसी में आपके साथ कुछ घटना हो सकती है। और दूसरा एक चीज़ और होती है जो एक इमरजेंसी को, यानी कि सिचुएशन को वर्सन कर देती है, वर्स करती है। तो उसमें क्या होता है कि इनकेस कभी कोई इमरजेंसी होती है तो पर्सन क्या करते हैं कि उनको इमरजेंसी के बारे में पूछने के लिए अननेसेसरी कॉल करते हैं इमरजेंसी टीम को, पूछने के लिए कि क्या हुआ, जो कि गलत प्रैक्टिस होती है। हमको ऐसा नहीं करना होता है, इमरजेंसी टीम को उसको हैंडल करने देना चाहिए, क्योंकि वो उस दौरान कई सारी कम्युनिकेशन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन लगाते हैं तो किसी को फ़ोन लगाते हैं, आप बीच में कॉल करके उनकी जो फ्लो है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे सिचुएशन हैंडल करने का टाइम और बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक चीज़ इसके साथ साथ में कि हमको सायरन का जो साउंड है वो पता कैसे पड़े कि कैसा क्या साउंड है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि इस प्लांट में हर मंडे को 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग में अलार्म बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि सायरन की जैसे ये जो साउंड है उससे लोग बाग अवेयर हो जाए कि यहाँ पे ऐसा साउंड बजता है, हमको इन केस ऑफ इमरजेंसी होती है तो हमको इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, और साथ साथ में इसकी टेस्टिंग भी हो जाती है। फिर है सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमको प्लान में क्या क्या करना है सिक्योरिटी में और क्या क्या नहीं करना है। फिर है पहला है डू में, यानी हमको क्या करना है, सपोर्ट इन सिक्योरिटी चेक, यानी जब भी आप आते हैं प्लांट में, जब भी एंटर करते हैं तो सिक्योरिटी को आपको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंगेज जाके आप काम करें, वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए बैठे हैं, ठीक है। कम इन विद योर आइडेंटिटी कार्ड, जो आपको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है उसको दिखाएं उनको, और उनको दिखाने के बाद उसके बाद उसमें एंट्री करें, ठीक है। फिर वियर फुल स्लीव शर्ट एंड पैंट, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे कई प्लेसेस पे केमिकल लगा होता है, ऐसा कुछ है तो, और हो सकता है कि कोई गर्म सरफेस हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको बर्न इंजरी हो सकती है, क्योंकि केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है, क्योंकि बहुत से केमिकल होते हैं जो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो ऐसा ना हो इसीलिए आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनने होते हैं। फिर है जब भी आप आते हैं तो जो मैंडेटरी पीपीज होती है, मैंडेटरी पीपीज में लाइक सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, कॉटन हैंड ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स, ये सब पहन के आपको आना है। फिर हम बात करेंगे डॉन्ट्स के बारे में कि हमको प्लांट में क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, क्या क्या काम नहीं करने सिक्योरिटी पर्पज़ से। पहली बात तो ये है कि प्लांट में जब भी आप आते हैं किसी भी तरह का हथियार, कोई माचिस या कोई लाइटर या कोई पान मसाला, तंबाकू या कोई नशीला पदार्थ हमको प्लांट में नहीं लेके आना। और कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स होती हैं, जैसे कि नींद की गोली है या किसी और तरह की दवाइयाँ जिनसे हमको नींद आ सकती है, या ऐसी दवाई जिससे आपको डिजीनेस हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं, ये इनका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इन दवाइयों को लेकर प्लांट में ना है, ठीक है। फिर है कि प्लांट में सोना बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अगर इनकेस कुछ इमरजेंसी हो जाती है और आप सो रहे किसी को पता नहीं होता है तो उस केस में आपको जगाने नहीं आएगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। फिर है केमिकल्स और मटेरियल के साथ में मजाक मस्ती ना करें, क्योंकि इन केमिकल्स के साथ आप खेलते हैं या मजाक मस्ती करते हैं तो आपके साथ में कुछ घटना हो सकती है, या वो केमिकल से आप जल सकते हैं या उसका एक्सपोजर में आप आ सकते हैं। फिर है प्लांट में किसी तरह का फ़ोन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार हम प्लांट में फ़ोन यूज़ करते हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, हम ठीक से प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाते और हमारा ध्यान हटने से कई बार दुर्घटना हो जाती है। और फिर दूसरा क्या है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं लाइक पेसो एरिया है, लाइक क्लास एक का मटेरियल है, तो उस एरिया में नॉन स्पार्किंग टूल्स यूज़ करते हैं। वहाँ पर अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो स्टैटिक चार्ज जनरेट हो सकता है उनके रेडिएशन से, तो जिस वजह से क्या होता है कि उन रेडिएशन से क्या होता है कि वहाँ पे आग लग सकती है, तो वहाँ पे फ़ोन रेस्ट्रिक्टेड होता है। फिर हॉर्स प्ले नहीं करना है, यानी कि मजाक मस्ती दूसरों से नहीं करना है, क्योंकि कई केस ऐसे हो चुके हैं कई इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे वो मजाक मस्ती कर रहे थे तो उससे दूसरे के साथ में बहुत बड़ी घटना हो गई। और कुछ तो ऐसे केसेस भी हैं जिसमें क्या है कि उसने मजाक मस्ती करी और उसमें पर्सन की जान तक चली गई। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। फिर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि स्वयं की सुरक्षा के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको
पीपीज बोलते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी, दूसरा है नॉन रेस्पिरेटरी। ठीक है, जैसे कि उससे पता पड़ रहा है रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने की जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको हम रेस्पिरेटरी में कंसिडर करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कार्ट्रिज मास्क, अगर कोई भी मटेरियल हमारा केमिकल ऐसा है जो कि ऑर्गेनिक टाइप का है तो वहाँ के लिए हम ऑर्गेनिक टाइप का यूज़ करेंगे। जहाँ पे जो मटेरियल इनऑर्गेनिक टाइप के हैं वहाँ पे इनऑर्गेनिक कार्ट्रिज मास्क यूज़ करते हैं। पर कई इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि मल्टी केमिकल कार्ट्रिज मास्क यूज़ कर लेते हैं, जो कि दोनों में काम आता है। फिर है ऑनलाइन ब्रीथिंग अपरेटस। कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि जहाँ पे कंटिन्यूस काम करना है वहाँ पे ये कार्ट्रिज मास्क ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ समय के बाद इनकी जो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये भर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे सांस लेते हैं तो आप उसके एक्सपोजर में आ जाते हैं। उस केस में क्या करते हैं कि ऑनलाइन ब्रीथिंग अपरेटस हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कि फ्रेश एयर आती है, इसमें फ्रेश एयर आती है, आप कंटिन्यूसली उस सूट को पहन के काम कर सकते हैं। बबल हुड होता है, ये भी सेम ऐसे ही होता है। इसमें क्या है, पीछे से एक कनेक्टेड हॉज होती है जिसमें से कि फ्रेश एयर उसमें आती रहती है। फिर डस्ट मास्क यूज़ करना होता है, लाइक जहाँ पे आपको अगर डस्टी इन्वायरमेंट है, वहाँ पे डस्ट उड़ रही है तो वहाँ पे हम डस्ट मास्क पहन के काम करेंगे। SCBA सेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपरेटस होता है कि जिसमें क्या है कि हमारी एक एयर होती है जिसको पहन के हम जा सकते हैं, और इसमें एक चीज़ फ़ायदा होता है कि इसको हम पहन के कहीं भी जा सकते हैं। और ऑनलाइन ब्रीथिंग अपरेटस में क्या है, हॉज लगा होता है कि जिससे उसका पर्टिकुलर एक एरिया होता है कि हम वहीं तक उसका जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर्स में दिखाया गया है कि ये अपना रेस्पिरेटरी कुछ डिवाइसेस हैं। फिर आप बात करते हैं कि हम नॉन रेस्पिरेटरी डिवाइसेस के बारे में, जिसमें कि हमारा सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, गम बूट, गॉगल्स, फेस शील्ड, रिफ्लेक्टिव जैकेट, फुल बॉडी सूट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन इन सेफ्टी। कुछ जो बेसिक डेफिनेशन है जो कि सेफ्टी में अक्सर आपको जानने की बहुत ज़रूरत होती है, कि पहले बात करते हैं कि सेफ्टी होती क्या है। ठीक है, कि सेफ्टी के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि सेफ्टी, बट एक्चुअल में सेफ्टी है क्या। सेफ्टी क्या होती है कि एक कंडीशन होती है कि जिसमें हम जो हमारे साथ में जो घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उससे खुद को बचाने की या बचने की स्थिति को हम सेफ्टी बोलते हैं। फिर आता है कि हैज़ार्ड क्या होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि काफ़ी मिलती जुलती है पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं पता होता, और हम अक्सर डेफिनेशन या इंटरव्यू में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। फिर है कि हैज़ार्ड क्या होता है। हैज़ार्ड क्या होता है कि कोई भी ऐसा एजेंट, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि ह्यूमन इंजरी या उसकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है, या इनमें से तीनों का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, तो उसको हम हैज़ार्ड बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो कि इन तीनों को नुकसान पहुंचाए उसको हैज़ार्ड बोलते हैं। फिर होता है रिस्क। रिस्क क्या होता है कि किसी चीज़ की होने की संभावना को बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, रिस्क इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इनटू सीवियरिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो जिसके बिहार पे हम रिस्क मैट्रिक्स से इसका पूरा कैलकुलेट करते हैं कि इसका लेवल कितना है, यानी कि उसको हम पूरा क्वांटिफाई कर देते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें अगर वो रेड जोन में आता है तो हम उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। येलो में है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ग्रीन की तरफ लेके आए। ठीक है, जिससे हम उसको कम से कम रिस्क में काम करें। फिर है कि जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हैज़ार्ड है, यानी कि पानी में जाने में हैज़ार्ड है। ठीक है, पर हम उसमें अगर जाते हैं और ठीक है, उसमें संभावना ये है कि उसको फिश हमको, वो शार्क हमको काट सकती है या खा सकती है, तो वो हमारा रिस्क है। ठीक है, फिर है एक्सीडेंट एंड टाइप्स। इसके एक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। एक्सीडेंट को हम क्या बोलते हैं, कोई भी अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल, अनएक्सेप्टेबल कंडीशन या सिचुएशन, यानी कि जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और जिसकी हमको कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, और हमको एक्सेप्टेड भी नहीं है। ठीक है, जो कि ह्यूमन, एनवायरनमेंट और जो संपदा है, यानी कि जो संपत्ति है, इनको नुकसान पहुंचाता है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं ये टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट में। इंसिडेंट कौन कौन से होते हैं, नियर मिस केस में। ठीक है, अगर कोई जैसे कोई नियर मिस क्या होता है कि जैसे हम कहीं से जा रहे हैं और वहाँ के आसपास में, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम कहीं से पास कर रहे थे और जस्ट हमारे जैसे हम पास करें और जस्ट पीछे से कुछ सामान गिरा ऊपर हाइट से। ठीक है, अगर वो हमारे ऊपर गिरता तो काफ़ी डैमेज कर सकता था। ठीक है, पर हुआ नहीं, जैसे कि कहते हैं कि बाल बचे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नियर मिस, पर उसमें इतना पोटेंशियल था, अगर वो हो जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकता था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट एड केस। फर्स्ट एड केस में क्या होता है, जैसे कोई छोटी मोटी खरोंच लग गई, चोट लग गई, कि जिसमें गए डॉक्टर को दिखाया, सिंपल उसने बैंडेज, मतलब या चोट लगी, उसने पट्टी बांध दी और अपने काम पे आके काम करने लगे, तो उसका फर्स्ट एड केस कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। फिर है कि मेडिकल ट्रीटमेंट केस। मेडिकल ट्रीटमेंट केस क्या होता है कि जिसमें क्या है कि हमको कंटिन्यूस डॉक्टर का फॉलोअप लेना पड़ता है कुछ समय के लिए। ठीक है, पर इसमें पर्सन को एडमिट नहीं करते हैं, तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट केस बोलते हैं। चौथा है रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस। रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस में क्या होता है कि पर्सन अगर काम कर रहा है और उसके हाथ में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जो उसके हाथ में चोट लग गई, तो जो उसकी एफिशिएंसी थी वो रिड्यूस हो जाती है, उसके बदले वो दूसरा काम कर सकता है। जैसे कि हाथ में चोट लगी तो वो हैवी वर्क ना करके उसके बदले जो लाइट वर्क है उसको कर रहा है, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड वर्क केस बोलते हैं।
फिर आता है कि लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी में क्या होता है, इसमें 2 तरह के होते हैं लॉस्ट टाइम इंजरी में, कि अगर कोई पर्सन 48 आवर्स में काम पे अगर लौट के आ जाता है, ठीक है, तो उसको लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं बोलते हैं। अगर उसका टाइमिंग 48 आवर्स से ज़्यादा का हो जाता है, लाइक मान लीजिए किसी को पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो गया, तो ऑब्वियस है कि वो 48 आवर्स में तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो उसको लॉस्ट टाइम इंजरी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी में आता है फैटेलिटी। अगर पर्सन किसी हाइट से उसको कोई ऐसी घटना हो गई, वो पर्सन मर गया, तो उसका वो तो फिर आ नहीं सकता, तो उस केस में इसको भी लॉस्ट टाइम इंजरी में करते हैं कंसिडर। फिर है अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन, ठीक है। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 96% केसेस क्या होते हैं, अनसेफ एक्ट होते हैं, जिस वजह से इंसान उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। अनसेफ एक्ट में क्या होता है, एक्टिविटी या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि हम जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी कि खुद की गलती की वजह से वो चीज़ें होती है, जैसे मुझे पता नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैंने गलती कर दी, ठीक है, हमने जल्दबाजी में काम कर दिया, जिसकी वजह से कुछ घटना हो जाती है, अनसेफ एक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन, ठीक है, कोई भी सिचुएशन जिसमें पोटेंशियल होता है कि इंजरी या डेथ को क्रिएट करने का किसी भी एम्प्लॉइज़ की, जैसे कि आप सिचुएशन में इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं। अनसेफ कंडीशन क्या है, हमने उसको उठा लिया और उसमें वो मटेरियल गिरने की कंडीशन में है, तो वो अनसेफ कंडीशन है, सेफ नहीं है वो। हम उसके नीचे जाके खड़े हो गए तो अनसेफ एक्ट हो गया, कि अगर वो गिर गया हमारे ऊपर तो वो डेफिनेटली बहुत बड़ी चोट हमारे साथ में कर सकता है, तो इसको अनसेफ कंडीशन के साथ साथ अनसेफ एक्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर है कि हायरार्की ऑफ हैजार्डस कंट्रोल। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि हायरार्की ऑफ हैजार्ड कंट्रोल की क्या होती है, और हमको इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल भी मतलब अप्लाई करनी होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टेप होता है एलिमिनेट करना किसी हैजार्ड को, ठीक है। यानी कि हम किसी केमिकल के साथ काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर हमको किसी लाइन को या किसी टैंक पे काम करना है, उसमें कोई मटेरियल है जो कि आग पकड़ सकता है, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हम उस केमिकल को ही हटा दें। तब उसको हटाने के बाद, साफ़ सफाई करवाने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद, तब उसमें कोई हॉट जॉब या उसके आसपास कोई हॉट जॉब करवाएं, ठीक है। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है, वहाँ से एलिमिनेट ही कर दें। अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप होता है कि सब्स्टिट्यूशन, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऐसी है, यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं, कोई पंप है, ठीक है, पंप में हमको मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई हम सील यूज़ करते हैं, सील हमको उसमें लगानी ही है, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कि सील का यूज़ हम ना करें, तो हम करते क्या है, हम अगर मटेरियल बार बार उससे लीक हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं कि दूसरा मटेरियल ऐसा आ जाए कि जो कि जिसमें ऐसा हज़ार्ड ना हो, यानी कि इसको हज़ार्ड का लेवल उसको डाउन, यानी कि उसको रिस्क का लेवल है उसको डाउन कर देगा ये, तो उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं ताकि। और इस केस में एक और चीज़ है, या ऐसा कोई केमिकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं जिसका हज़ार्ड बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा केमिकल मिल जाए जिसके हज़ार्ड कम हो, तो हम उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि उसके बदले की कोई वस्तु लेके आ गए। फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या करते हैं, हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उस कंटेनर में काम कर रहे हैं, उस पर हमने कंट्रोलर्स लगा दिया, लेवल इंडिकेटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, प्रेशर इंडिकेटर, ये सब चीज़ें हमने DCS से कंट्रोल कर लिया उसको, ठीक है। अलार्म सिस्टम लगा दिया, ठीक है, इंटरलॉक लगा दी, ये सब चीज़ें इसमें कि हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल इसमें हमने डाल दिए। फिर होता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या होता है कि चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क, यानी कि हमने उनकी ट्रेनिंग्स करा दी, चेकलिस्ट बना दी, कंट्रोल फिलोसफी बना दी कि इसको ऐसे कंट्रोल करना है, सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह हमने सब कुछ कर दिया, ठीक है। उसके लोटो, जैसे कि इसका एग्जांपल है, हमने इसमें लोटो लगा दिया, ठीक है, काम करने के लिए टैगिंग सिस्टम लगा दिया। तो ये सारा हम क्या है, इसमें हमने प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग लगा दिया। फिर सबसे लीस्ट इफेक्टिव होता है PPs, यानी कि ये लास्ट लेयर होती है। अगर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं, यानी कि इस पर भी अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली ये है कि आपके साथ वो घटना हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि PPs हम पहनते हैं, ठीक है, तो वो फुल्ली हमको उसको कवर करना होता है, और जॉब स्पेसिफिक PPs पहननी होती है, जैसा कि काम उसी के अकॉर्डिंग हम उसको PPs को हमको पहनना होता है, उसको अवॉइड नहीं करना होता है, ठीक है। फिर है NFP डायमंड। NFP डायमंड में क्या होता है कि जितने भी हज़ार्डस मटेरियल होता है, इसको हम इसमें ये डायमंड देखने को मिलता है उनके ऊपर, लाइक जैसे कोई टैंक है, रिएक्टर है, इनके ऊपर, या कोई टैंकर्स जब जाते हैं तो अक्सर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने ये डायमंड डिफाइन करा है, जिसमें ब्लू का मतलब है हेल्थ, रेड का फायर, येलो का इंस्टेबिलिटी, और वाइट का है स्पेसिफिक हैजार्ड। तो हेल्थ में क्या होता है कि अगर इसकी रेटिंग 0 से 4 होती है, अगर इसका 0 है तो मतलब ये है कि जो मटेरियल है इसके अंदर वो आपकी हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर 4 है रेटिंग तो वो डेडली हो गया, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, जितना लेवल ज़्यादा उतना खतरनाक उसका लेवल बढ़ जाता है। अगर रेड में अगर 0 है तो ये मटेरियल जलेगा नहीं, जैसे कि कोई एसिड है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है वो जलेगा नहीं,
तो उसमें फायर हैज़ार्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर वही मटेरियल अगर इस तरह का है, क्लास ए का मटेरियल है, तो उसका 3 से लेकर 4 तक उसका रेटिंग इसमें हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू उतना जल्दी आग पकड़ने वाला मटेरियल हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके आसपास में काम करना, उसके साथ में कैसे डील करना है मटेरियल के, तो वो हम इसी अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हैं। फिर है इनस्टेबिलिटी, यानी कि येलो में जितना होगा उस मटेरियल की उसकी हैंडलिंग वैसे ही हमको करनी होती है। अगर जीरो है तो स्टेबल मटेरियल है कि उसके साथ में टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वो 4 है उसकी रेटिंग, तो उसमें ये है कि वो मटेरियल एकदम से फट सकता है, यानी कि धमाके से फट सकता है। अगर 3 है तो शॉक और हीट से, यानी कि प्रेशर लगा या हीट लगी उस पर, तो वो फट सकता है टेम्परेचर से, ठीक है। फिर है इसमें वाइट में क्या होता है कि स्पेसिफिक हैज़ार्ड जो कि इसमें कवर नहीं होते। लाइक अगर हम वो मटेरियल हमारा रेडियो एक्टिव है तो उसमें रेडियो एक्टिव सिंबल बना होगा। अगर उसमें उस मटेरियल में हम वाटर यूज़ नहीं करना है तो डब्ल्यू लिख के इसको कट कर देते हैं। कोरोसिव है, एल्कली है, एसिडिक है या ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है, इन सब का में से कोई भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करना होता है। अगर वो मटेरियल ऑक्सीडाइजर है तो उसके ऐसे मटेरियल के साथ में नहीं रखेंगे जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये मटेरियल भी लीक हो गया उधर वो मटेरियल भी लीक हो गया, उस केस में क्या होगा कि मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक थर्ड कंपाउंड बना के वहाँ पे रिएक्शन हो सकती है और वहाँ पे कुछ मतलब कुछ इंसिडेंट हो सकता है। तो वो उससे बचाने के लिए हमको मटेरियल को हैंडल उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। फिर इमरजेंसी एसेट्स में को क्या क्या होती हैं। लाइक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, जो जहाँ से पूरी इमरजेंसी को हम कंट्रोल करते हैं। इसमें इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कंट्रोलर बैठता है जो कि कंटिन्यूस इसका मॉनिटरिंग करता है, जिसमें कि फायर टीम भी हो सकती है या इमरजेंसी कंट्रोलर की टीम अलग से भी हो सकती है। फिर है विंड शॉक, जब भी आप देखते हैं प्लांट के अंदर ये आपको देखने के लिए मिलता है, ये रेड कलर का। तो इसमें इसके 2 काम होते हैं कि एक तो ये विंड की वेलोसिटी बताता है और विंड की डायरेक्शन भी बताता है। तो अगर कोई गैस लीकेज होती है तो हमको स्पेशली इसको गैस लीकेज या कोई केमिकल लीकेज हुआ तो इसको अक्सर देख के ही हमको उसी की डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर उसका फ्लो हमारी तरफ आ रहा है तो हमको इससे अपोजिट जाना होता है, यानी कि हमको इससे बचना होता है। फिर है म्यूचुअल एड क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ये म्यूचुअल एड क्या होती है कि ना, कुछ कंपनी आसपास की जो जितनी कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे ऐसे केमिकल यूज़ होते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प के लिए ये म्यूचुअली एक बॉन्ड साइन कर देते हैं कि हम अगर हमारे यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो, कुछ हो गया है, कोई घटना होगी तो आप हमारी हेल्प करेंगे और आपके यहाँ पे हुई कुछ तो हम आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, ठीक है। फिर है फायर टेंडर, आग बुझाने के लिए हम अक्सर फायर टेंडर का यूज़ करते हैं। फिर है फायर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। फायर टेट्राहेड्रॉन के पहले हम बात करते हैं कि फायर क्या होती है। ये एक्चुअली में क्या है, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन होता है मटेरियल का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई आग जलती है तो उसमें मटेरियल जलता है जो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें कि लाइट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और फ्लेम बनती है, ठीक है। इसमें ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि कूलिंग क्या होती है, कि कूलिंग में रिमूवल ऑफ हीट, यानी कि अगर इनमें से हमारा ये टेट्राहेड्रॉन है, इसमें से अगर एक भी चीज़ हम बंद कर देते हैं तो हमारी आग बुझ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम आग को ठंडा कर देते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हीट कर देते हैं, तो उसको हम कूलिंग बोलते हैं। स्टारवेशन यानी कि भूखा मार देना, ठीक है। तो अगर हम वहाँ से फ्यूल को कट कर देते हैं तो आग वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा है स्मूथरिंग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड स्मूथरिंग। अगर वहाँ से हम ऑक्सीजन का कट कर देते हैं तो उसको हम स्मूथरिंग बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या ऐसा कोई मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में उसमें आग लगती है तो उस केस में हम अक्सर यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन की ब्लैंकेटिंग कर देते हैं। वहाँ पे हम फॉर्म टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो हमारा पूरा मटेरियल है वहाँ पे पूरा झाग बन जाता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई मटेरियल के साथ में कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। फिर ये टाइप्स ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्विशन मीडिया है, तो हम इसमें कौन कौन सी फायर है उसके बारे में बात करते हैं। पहली फायर है क्लास ए, जितने भी अपने सॉलिड हैं जैसे कि वुड, प्लास्टिक, पेपर, ठीक है, वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये इन सब में जो भी हमारी जो आग लगती है, ठीक है, तो उसको हम क्लास ए की बोलते हैं, ठीक है। फिर क्लास बी है, इसमें फ्लेमेबल लिक्विड जितने भी अपने सॉल्वेंट, पेंट, फ्यूल्स जितने भी हैं इस तरह के वो इसमें होते हैं, उसको क्लास बी में डिफाइन करते हैं। फिर क्लास सी में है तो कोई भी गैसेस है, ठीक है, जो गैस है इस तरह की, उसमें उसको क्लास सी में कंसीडर करते हैं। क्लास डी में कोई मेटल होती है, लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, इस तरह की जो मेटल्स होती हैं उसको क्लास डी में क्लासीफाई करते हैं। फिर है क्लास ई, इलेक्ट्रिकल फायर होती है, जिसमें अपने कोई कंप्यूटर, सर्वर, टीवी या इलेक्ट्रिक पैनल्स में कोई आग लगती है उसको इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं। क्लास एफ में कुकिंग ऑयल होती है, कुकिंग ऑयल जो होता है उसमें आग लगती है तो उसको क्लास एफ में हम कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए अपने डिफरेंट टाइप्स के हम फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं।
ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें तो हम जनरली जो इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिस ये होती है कि एबीसी का जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ में CO2 यूज़ करते हैं। CO2 स्पेशली कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक पैनल्स में CO2 यूज़ करते हैं, क्योंकि वो और उसमें भी क्लोज कंस्टेंट होना चाहिए, क्लोज एरिया में ही CO2 यूज़ करते हैं। बाकी ओपन एरिया में CO2 ठीक से काम नहीं कर पाती क्योंकि उड़ जाती है, ठीक है। और CO2 में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उसमें कोल्ड बर्न हो सकता है। अगर उसको जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमको ध्यान रखना होता है कि उसमें हमारा हाथ टच ना हो जाए, नहीं तो हमारा हाथ ठंडा होने की वजह से उसमें जल जाता है, ठीक है। बाकी एबीसी टाइप का जो होता है ड्राई केमिकल पाउडर वाला होता है वो हम हर जगह मैक्सिमम वही यूज़ करते हैं। और दूसरा वो इलेक्ट्रिक फायर में भी यूज़ हो सकता है, बशर्ते ये है कि इलेक्ट्रिक फायर में जब उसको यूज़ करते हैं तो पैनल जो होते हैं जो इतने महंगे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। पर जब वॉयलेंट फायर होती है, बड़ी फायर है, तो उस केस में हमारा मेन मोटिव होता है कि अब हमको आग को कंट्रोल करना होता है, तो उस केस में हम उसको वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं परमिट सिस्टम के बारे में। परमिट सिस्टम क्या होता है कि पहले तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ परमिट कितने होते हैं, ठीक है। मेनली इसमें क्या है, हाइट परमिट होता है, हॉट, हैजार्ड, कन्फाइंड स्पेस, इलेक्ट्रिकल, एक्सिक्यूशन वर्क, फ्रेजाइल वर्क, जनरल और कोल्ड वर्क परमिट। वैसे ऑलरेडी परमिट के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप डिटेल में वहाँ पर जा सकते हैं। फिर हम ब्रीफली इसमें शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि हाइट परमिट, जब भी आप इंडस्ट्री में कोई भी काम करते हैं, जब उसकी हाइट 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा की होती है तो हमको हाइट परमिट लेना होता है। हॉट वर्क क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जिससे कि चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, हम जब भी काम करते हैं तो वहाँ पे हॉट परमिट हमको लेना होता है। फिर है कि हैजार्डस वर्क, कोई भी केमिकल या कोई गैसेस के हिसाब से हमको काम करना है तो हमको उस एरिया में हैजार्ड परमिट लेना पड़ता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट क्या होता है, ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पे क्लोज कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि आने की सिंगल एंट्री होती है, कोई भी गैस हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ऐसे एरिया में हम कन्फाइंड स्पेस लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, कोई भी इलेक्ट्रिक पैनल में या फिर ऐसा कोई पावर ग्रिड्स होती है, इन पे हमको काम करना है तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट लेते हैं। फिर एक्सकवेशन वर्क परमिट क्या होता है, जहाँ पे हमको कोई खुदाई का काम करना है, ठीक है, वहाँ पे हमको एक्सकवेशन परमिट लेना पड़ता है। फ्रेजाइल रूफ, कोई भी जो टीन की शेड या फिर एसी सीमेंट की जो शीट्स होती हैं, इन पर हमको काम करना होता है, इनको चेंज करना, रिप्लेसमेंट का काम होता है, तो उस केस में हमको फ्रेजाइल रूफ परमिट लेना होता है। फिर जनरल वर्क या कोल्ड वर्क में कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि इन सब में कंसिडर नहीं होती, लाइक हमको कोई पानी की लाइन खोलनी है, बंद करनी है, या कोई फ्लोर पे कोई काम करना है छोटा मोटा, या फिर ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो हमको उसका ऐसा कोई काम करना है तो हम उसको जनरल वर्क या कोल्ड परमिट लेते हैं। बाकी डिटेल में आप एक बार उसको परमिट के लिए ऊपर मेरी वीडियो उसको आप देख लें। फिर है गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस में क्या होता है कि प्रॉपर हाउसकीपिंग आपको करनी है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपको प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन करनी है। 5 को मेंटेन करेंगे। फॉलो इवैक्यूएशन प्लान, यानी जब भी आप काम करें आपको एक थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ से अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो मुझको इमरजेंसी में कहाँ जाना है, कहाँ पे असेंबली पॉइंट है, हमको किस इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करना है और कैसे हमको पहुँचना है। फिर है कि जब भी आप काम करते हैं कि केमिकल का प्लांट है तो उस केस में कभी भी आप इमरजेंसी पे एक्सेस ब्लॉक ना करें। आपको हो सकता है कि कभी भी इमरजेंसी में भागना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि एक ही भागने का रास्ता होता है और वहीं पे इंसान कुछ ना कुछ मटेरियल रख देता है कि इनकेस कुछ इमरजेंसी होती है तो हम भाग भी नहीं पाते हैं। तो उसके साथ साथ में प्लांट में जब भी आप काम करेंगे तो आपको मैंडेटरी पीपीज पहननी है। साथ साथ में अगर ऐसे कोई जॉब ऐसी कर रहे हैं तो आपको जॉब स्पेसिफिक पीपीज भी पहननी है। तो जैसा काम वैसी पीपीज भी पहननी है आपको, ठीक है। प्लांट के अंदर कोई भी काम विदाउट परमिट ना करें। अगर उसकी एसओपी है तो एसओपी के अकॉर्डिंग काम करें। अगर एसओपी प्लानिंग उसकी नहीं है, प्लांट जॉब नहीं है, तो उस केस में आपको परमिट लेकर इसका काम करना है। फिर है कि अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है किसी भी टास्क के बारे में तो उसमें क्या खतरे हैं, तो इमीडिएट उसका जो सीनियर है उससे बिल्कुल बात करने में शर्माएं नहीं और इमीडिएट उससे बात करें और उसको खतरे को जानने के बाद ही उसको काम को कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो आप उसको मना कर दें, ठीक है। फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर, यानी कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो करें, ठीक है। और कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके अंदर बिल्कुल एंट्री ना करें, क्योंकि वहाँ के जो खतरे होते हैं उससे आप अवगत नहीं होते और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आने वाली आगे वीडियो को टाइम से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।